हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग यूजीसी नेट प्रथम पेपर हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम आगमन निगमन विधि के बारे में जाना। अब हम लोग समूह चर्चा के बारे में जानेंगे। समूह चर्चा क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है ना। देखिए, लघु समूह की शिक्षण विधियां हैं। ये जो है से लघु समूह की शिक्षण विधियां मानी जाती है। लघु समूह की शिक्षण विधियां मानी जाती है। जैव शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान तक पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता है, तो उसको हम चर्चा विधि, यानी देखिए चर्चा विधि में क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है, छात्रों के सहयोग से, है ना, जटिल समस्या का समाधान जो है वह आदान प्रदान एक दूसरे को होता है एवं तर्क के माध्यम से जब पहुंच पाता है तो उसको हम चर्चा विधि के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। चर्चा विधि जो है 3 प्रकार के हैं। पहला पूर्णता नियोजित, दूसरा आंशिक रूप से नियोजित, तीसरा अनियोजित। यानी यह जो है से चर्चा विधि जो है से 3 प्रकार के मानी जाती है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। समूह चर्चा को यानी वर्ग वार्तालाप एक विधि है जो समूह चर्चा का ही रूपांतरण है, जिसमें छोटे समूह के साथ क्या करता है, लघु संक्षिप्त संरचित या उद्देश्यपूर्ण की चर्चा होती है। समूह चर्चा के गुण क्या है कि सभी सदस्य की सहभागिता होती है। इसमें सभी सदस्य की सहभागिता होती है। प्रशिक्षुओं को गहन सोच को विकसित करता है। मौखिक, अशाब्दिक, लिखित संचार कौशल जो है वो विकसित होता है। दोष क्या है, अगर व्यवस्थित न रहे तो समय बेकार चला जाता है। प्रशिक्षुओं को आकलन करना मुश्किल हो जाता है। ये समूह चर्चा के विधि है कि नहीं। हम आगे बात करते हैं संगोष्ठी क्या है कि नहीं। संगोष्ठी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेमिनार क्या है, इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा इसमें प्रशिक्षु रहते हैं। जो विषय हो, मुद्दा हो या समस्या पर पेपर तैयार करना होता है, जिसके माध्यम से वह सेमिनार हो जाती है। सेमिनार का जो मुख्य चरण है वह पेपर के पहले तैयारी करेगा। पेपर को फिर तैयारी करने के बाद प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत करने के बाद उस पर फिर चर्चा होगी। इसी को हम सेमिनार कहते हैं। इसके गुण क्या है कि सहभागियों के प्रस्तुति के दौरान कौशल विकास हो जाता है और प्रशिक्षु के लिए किसी विशेष विषय को तैयार करने, उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। दोष क्या है कि काफ़ी इसमें समय लगता है। इसमें मानसिक तनाव भी हो सकता है। ये संगोष्ठी का अंतर्गत है। अब हम पैनल चर्चा की बात करेंगे। पैनल चर्चा आखिर है क्या। पैनल चर्चा है ना, ग्रुप डिस्कशन। तो पैनल चर्चा देख लीजिए। इसमें जो है से 6 से 8 व्यक्तियों का समूह जो होता है वो उसमें विद्यार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। यानी पैनल चर्चा के अंतर्गत 6 से 8 व्यक्ति का एक समूह होता है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ निर्देशित या अनौपचारिक रूप से भी विचार विमर्श किया जाता है। जैसे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा बनाना, है कि नहीं। ये सब, यह इसके गुण की बात किया जाए, यह एकल वक्ता मंच से शिक्षार्थियों को लिए रुचिकर हो जाता है। सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के लिए उपयोगी माना गया है। इसके दोष की बात की जाए तो दोष क्या है, देख लीजिए। इसके दोस्त है, इसमें विशेषज्ञों को एकल मंच पर लाना कठिन हो जाता है कि भाई पैनल चर्चा में एकल मंच पर विशेषज्ञ कौन है, नहीं है, कठिन हो जाता है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। पैनल चर्चा में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। एक वो आता है विप्लवी, ब्रेन स्ट्रॉम, यानी मस्तिष्क झंझावती। मस्तिष्क झंझावती क्या है कि मस्तिष्क झंझावती को हम लोग क्या कहते हैं, देख लीजिए। इसको विचार मंथन भी कहते हैं।
यह एक रचनात्मक समूह कार्य है कि नहीं, जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपना विचार को अभिव्यक्त करना, यही मस्तिष्क झंझावाती है कि नहीं। ब्रेन, जैसे कोई क्यूज दे दिया जाए आपको, तो उस विचार मस्तिष्क वही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। यह गुण की बात किया जाए तो यह एक रचनात्मक तक पर बल देता है, शैक्षिक व मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। यह कम खर्चीली भी होता है, इसमें कोई खर्चा की आवश्यकता नहीं। इसमें विषय का अध्ययन का क्रमबद्ध तरीका नहीं है, यानी विषय के हिसाब से नहीं चलता है। जो भाग लेने के लिए है ना इच्छुक नहीं है, उसको जरूरी नहीं है कि वह लेवे करे, वो नहीं भी ले सकता है। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए, परियोजना विधि है कि नहीं। परियोजना विधि क्या है ना। परियोजना विधि किसको कहते हैं। इसके परिवर्तक जो हैं जॉन डेवी हैं। जॉन डेवी के शिष्य कील पैट्रिक को माना गया है, यानी कील पैट्रिक को माना गया है कि नहीं। इसको क्या होता है, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। कह रहा है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। परियोजना एक समस्या मूलक भी कार्य है ना, जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसके सिद्धांत की बात किया जाए तो जैसे में सिद्धांत क्या है कि साहचर्य, सहयोग की भावना हो, क्रियाशीलता हो के द्वारा बालक सीखता है आसानी से, यानी करके सीखना, जीवन के द्वारा सीखना, इसकी सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं पद, है कि नहीं। चलिए, पद क्या है देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग गुण पढ़ लेंगे। पद पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग गुण पढ़ लेंगे। पद की बात क्या, परिस्थिति तैयार करना, चयन करना एवं सुझाव देना, योजना तैयार करना, कार्यान्वित करना, मूल्यांकन करना, रिकॉर्ड रखना। ये हम आपको जैसे एक तरह से नोट्स है, और नोट्स के आधार पर हम इसको बीच बीच में समझाते हुए चलेंगे, और बाकी नोट्स ही में लिखा हुआ है सारा चीज़। गुण क्या है, सहयोगात्मक विधि, विषय का चयन करना, रुचि का विकास, विभिन्न छात्रों के लिए उपयोगी, वाह जगत से संपर्क, ज्ञान प्राप्ति में सहायक, रचनात्मक चिंतन में उन्नति। दोष की बात किया जाए तो दोष जो होते हैं, देखिए, दीर्घ विधि है, यह बहुत लंबा विधि है, सतही ज्ञान होता है, एकदम सीमित ज्ञान, अनुभवहीन शिक्षक, इसमें कौशलहीन शिक्षक होते हैं, है कि नहीं। पाठ पुस्तक का अभाव, अनुपयुक्त शिक्षण, निरंतर जांच की आवश्यकता, ये परियोजना विधि के अंतर्गत ये दोष है। अब बात करते हैं अनुशिक्षण एवं ट्यूटोरियल मेथड। अनुशिक्षण एवं ट्यूटोरियल मेथड क्या है। यह विधि मानवीय तौर पर विभिन्नताओं को बांटने का काम करती है ना। मानवीय तौर पर क्या करता है, विभिन्नताओं को बांटने का काम करती है। अनुशिक्षण जो है विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण, सामूहिक अनुशिक्षण, प्रयोगात्मक अनुशिक्षण। निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण में व्यक्ति रूप से विचार विमर्श किया जाता है। सामूहिक में शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण देना होता है। और प्रयोगात्मक में शारीरिक कौशल और प्रयोगात्मक कार्य दिया जाता है। गुण की बात किया जाए तो छात्रों को ध्यान जो है केंद्रित करने में उपयोगी होता है। छात्र अधिक विचार उत्पन्न कर सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण कर सकता है। ये इनकी गुण है। दोष की बात की जाए तो दोष की बात, शिक्षण की जाति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। शिक्षण की गति जो है इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और अनुशिक्षण में जो है ट्यूटोरियल मेथड में काफ़ी समय लगता है, इसलिए इसको अनुशिक्षण विधि के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट केस स्टडी मेथड, है कि नहीं। केस स्टडी मेथड क्या है देख लेते हैं। केस स्टडी मेथड व्यष्टि प्रकरण
इसका मुख्य उद्देश्य है कि कक्षा में छात्रों की जो कक्षा है उसमें छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है। इस विधि को व्यवसाय और कानून के संदर्भ में तथा इंजीनियरिंग में शिक्षा में उपयोग किया जाता है। इसको सोच और समस्याओं को सुधारने या सुलझाने के कौशल को विकसित करने के लिए किया जाता है। छात्रों को वास्तविक जो है जीवन की स्थितियां के साथ प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है। छात्रों को वास्तविक तथा काल्पनिक स्थितियों के आधार पर परिस्थितियां रिकॉर्ड सेट के साथ प्रस्तुत किया गया है ना। यह आमतौर पर क्या है, यह आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा एक संगठन के रूप में वास्तविक स्थिति का वर्णन करना, निर्णय लेना, चुनौती का सामना करना होता है। इस विधि का जो प्रयोग होता है मुख्यतः मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधिक अध्ययन एवं समाजशास्त्र, इतिहास में किया जाता है। इसकी गुण की बात किया जाए, इसकी गुण क्या है? इस विधि में भाग लेने वाले को इस विधि में भाग लेने वाले को विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन करना और तर्क वितर्क को व्यस्त करने का यह अवसर प्रदान करता है केस स्टडी। केस स्टडी में दूसरा गुण क्या है? इसको निर्णय लेना, समस्या को सुलझाने ये इसमें विकसित होता है। इसमें क्या होता है केस स्टडी में कि छात्र जो है से एक्टिव रहते हैं। छात्र क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। दोस्त की बात की जाए, इस विधि में उपयोग जो होता है लाने के लिए प्रशिक्षित जो है से शिक्षक बहुत कम होता है। इनकी दोस्त है और सभी विषय के लिए उपयोगी नहीं है, सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं या स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं माना जाता। अब रोल प्लेइंग क्या है? चलिए रोल प्लेइंग के बारे में हम समझ लेते हैं। रोल प्लेइंग पात्र अभिनय आप जानवे करते हैं, ये तो हिस्टोरिकल से मेथड से रिलेटेड है। अनुकरणीय भूमिका निर्वाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र के ज्ञान वर्धन, मानव संबंधी कौशल, पारस्परिक व्यक्तिगत समस्याएं हल करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पात्र अभिनय प्रविधि में विषय वस्तु से संबंधित जो होता है साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण के रूप में किया जाता है, रोल प्लेइंग। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें इसके रोल प्लेइंग के और कुछ है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान हो जाता है कि नहीं? ये रोल प्लेइंग जब होता है तो उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे होता है ना। उनका मानवीय कौशल का भी विकास हो जाता है। गुण क्या है? वास्तविक जीवन की स्थितियों का एक झलक होता है। नाटक कोई चलता है तो आप देखते हैं कि लगता है रियल चीज़ है, वो चल रहा है, फिल्म है, उस टाइप से, है कि नहीं। इस विधि समूह के प्रत्येक सदस्य जो है कि सहभागिता पर बल देती है, तुरंत फीडबैक प्राप्त होती है, निर्णय होता है, समस्या समाधान से संबंधी वार्ता हो गया, कार्य क्षमता हो गया, संबंधी कौशलों को विकसित किया जाता है। दोस्त की बात किया जाए, इसका दोस्त क्या है तो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकता है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियां भूमिका निभाने से अधिक जटिल हो जाती है। इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की बात किया जाए, अब आवश्यकता होती है। अब अगला हम बात करते हैं व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, है ना। यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत कराने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली जो है यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत कराने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली जो है इसमें मूलतः 5 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। पहला है सीखने की निपुणता, आत्मगति, लिखित सामग्री पर अधिक बल, कुलानुशासक, व्याख्यान। ये 5 प्रकार के तत्व होते हैं। इसकी गुण की बात की जाए, इससे शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त हो जाता है। शिक्षार्थी जो क्या करते हैं अपनी स्वयं की तय की गई गति से सीखता है कि नहीं। दोष की बात किया जाए,
यह तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं है। जो बदलता है तेजी से पाठ्यक्रम, उसके लिए यह व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली सही नहीं है। यह प्रणाली जो है, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली जो है, मनोसंचालक, याद रखिएगा, मनोसंचालक जो मनोसंचालक और भावात्मक ज्ञान क्षेत्रों के लिए उपयुक्त भी नहीं है ना। अब नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या है ना। चलिए, प्रदर्शन विधि यह सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। कक्षा में संज्ञानात्मक विकास होगा, भावात्मक विकास, मनोप्रेरक उद्देश्यों को प्राप्त जब करने के लिए यह उपयोग किया जाता है। यानी यह मूलतः जो है से मौखिक रूप में हम कर सकते हैं। इसको हम दृश्य दिखा के, सुना के स्पष्टीकरण में उपयोगी ज़्यादा माना जाता है। गुण की बात है, वस्तुओं, विचारों और सामग्री को समझाने में प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। संज्ञानात्मक जो है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा ज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उपयोगी माना गया है। अब एक और विधि है, ब्रज सत्र विधि। बोर्ड पर एक प्रश्न या विषय के रूप में लिखे और प्रत्येक छात्र से किसी भी विचार को लिखने के लिए कहे, फिर उन्हें कुछ मिनट एक सहयोगी के साथ अपना विचार साझा करने के लिए कहें, तो उन्हें चर्चा के लिए समय दें, तो अब फिर सवाल पूछे और उनसे सुझाव मांगे, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रज सत्र विधि, है कि नहीं। ब्रज सत्र विधि में यही है कि प्रश्न है, विषय के रूप में लिखिए, फिर प्रत्येक छात्र से विचार विमर्श लिखने के लिए कहिए, फिर उसके बाद सहयोगी कुछ मिनट के बाद सहयोगी के साथ अपना विचार साझा करने के लिए कहिए, फिर उसके बाद चर्चा कीजिए, फिर सुझाव दीजिए, सवाल पूछिए। यही इसको हम ब्रज सत्र विधि के नाम से जानते हैं। मिनी परियोजना एक है, समूह के लिए व्यक्ति। मिनी परियोजना क्या है, समूह के लिए व्यक्ति एक विशेष छोटी परियोजना पर काम करता है। यानी पूरे समूह को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है कि नहीं। फीस बोयल एक है, देखिए, छात्र के एक उप समूह को फीस बोयल में बाकी छात्रों को देखा जाता है। छात्रों को एक उप समूह जो होता है वो फीस बोयल में और बाकी छात्रों द्वारा देखा जाता है। जैसे कटोरों में मौजूद छात्र से किसी मामले पर बहस या भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है, तो समझिए कि वो फीस बोयल के अंतर्गत हो गया। अवलोकन करने वाले जो छात्र जो है, अवलोकन करने वाले छात्र को तब प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। फिर जब बुला लेते हैं तब उस पर चर्चा की क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, चर्चा को संदर्भित करते हैं तथा उसको उलट भूमिका लेता है कि नहीं। अब एक और लास्ट है, सिमुलेशन। छात्र अक्सर सिमुलेशन के भीतर विभिन्न भूमिकाओं को अपनाने के लिए छोटी टीमों में काम करते हैं। जैसे एक यूरोपीय संघ की रणनीति वार्ता में विभिन्न यूरोपीय देशों के रुख को लेने वाले समूह, इस प्रकार को हम सिमुलेशन कहते हैं, है ना। तो ये हम उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, और नहीं फिर भी ये नोट्स की तरह है, आप लोग इसको आप लिख के समझ भी सकते हैं अपने से, इसमें कोई भारी बात नहीं है कि नहीं। तो इसी के साथ ये आज का टॉपिक पूरी होती है, शिक्षण विधि, है कि नहीं। हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे उच्च अधिगम, है ना, संस्थानों में शिक्षण की पद्धतियाँ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।